गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एजाज़ अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मेवात बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से न्यूज़ एंकर, जिसमें अमन चोपड़ा, जिसमें अमीश देवगन और एक और चैनल है सुदर्शन न्यूज़, जो मेवातियों के बारे में, मेयों के बारे में तारीख़ी जहर घोल रहे हैं, उनके बारे में गलत बयानी से काम ले रहे हैं, जिससे आम इंसान के दिलों में मेयों के प्रति गलत विचारधारा पनप रही है। मैं आज बताऊंगा आप लोगों को इनकी ऐतिहासिक वीरता के बारे में, इनकी कुर्बानियों के बारे में, जो इन्होंने अपने देश के लिए, जो इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, जो ये अपने सभ्यता के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं बलबन का काल बताऊंगा, जब इन्होंने 3 बार बलबन के क्रोध का, बलबन के गुस्से का सामना किया था। और यही वजह है, इनकी वीरता की वजह से, ये चूँकि अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे किसी की, इस वजह से उस समय के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जैसे ज़ियाउद्दीन बरनी, जिसने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखा हुआ है, जिसने एक और है मिनहाज सिराज, जिसने तबक़ात नासिरी लिखा हुआ है, एक मोहम्मद कासिम हिंदू शाह फरिश्ता, जिसने तारीख़ फ़रिश्ता लिखा हुआ है, इन इतिहासकारों ने मेयों के लिए काफ़ी गलत बयानी से काम लिया हुआ है। इनको चोर कहा है, इनको बर्बर, इनको लुटेरा, इनको डाकू, तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया है इन तमाम सारे मेयों के बारे में, मेवातियों के बारे में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बलबन ने अपने समय में बराबर, जब तक वो चाहे मेवात का सूबेदार रहा हो, चाहे वो शासक रहा हो, बराबर मेवात के ऊपर हमला करता रहा। नासिरुद्दीन सुल्तान जो था, उसके समय में बलबन प्रधानमंत्री भी था और मेवात का सूबेदार भी था। मेवात के इसका हेडक्वार्टर जो था वो रेवाड़ी में था, वहीं से पूरे मेवात में ऑपरेशन करता था। लेकिन फिर भी मेयो कौम को, जो मेयो बाहुल एरिया था, उसको पूरी तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर भी हम देखते हैं उस समय मेयों के अपने चौधरी होते थे, मेयों के अपने राजा होते थे। हम देखते हैं कि उस समय 1256 में मेवात के एक राजा, जिसका नाम था रणसी रणपाल, इसे अंतपाल के नाम से जाना जाता था, ये गढ़ अजान से अपनी सत्ता चला रहा था। ये मेयो शासक अपनी सत्ता चला रहा था। याद रहे कि उस समय बहुत बड़ी तादाद मेयों की मुसलमान नहीं हुई थी, ये हिंदू तथा दूसरे धर्मों से संबंध रख रहे थे, तो इनके नाम भी उसी तरह से थे। तो हम देखते हैं कि उस समय भी आज की तरह से मेयों में बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी थी। अगर इनके यहाँ कोई राजपूतों की तरह शरण लेता था तो उसको बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे। हुआ भी यही। 1256 में एक विद्रोही, जिसका नाम था कुतलुग ख्वाजा, वो दिल्ली सत्ता से बगावत करके मेवात की तरफ भागा और गढ़ अजान में शरण लिया। उसको शरण दिया हुआ था रणसी रणपाल ने या अंतपाल ने। इस पर एक मेवात के सूबेदार होने के नाते बलबन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाना जा रहा था, उसने यहाँ पे हमला कर दिया मेवात के ऊपर और ज़बरदस्त लड़ाई हुई मेयों में। और इनके बारे में, इनमें हज़ारों की तादाद में मेयो इसमें मारे गए। ऐसा माना जाता है तकरीबन 10,000 बलबन की सेना थी और 12,000 लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं कोई बताता है कि कितने लोग इसमें मारे गए। बहरहाल ये था कि इस विद्रोह को दबा दिया गया। कुतलुग ख्वाजा जो था, उसको सरेंडर करना पड़ा, रणसी रणपाल को भी सरेंडर करना पड़ा। बुरी तरह से मेयो पराजित हुए, क्योंकि बलबन एक बहुत ही, जब बलबन शासक बना था, उलुग खान जब बलबन के नाम से शासक बना था, तो उसने लौह तथा रक्त की नीति यानी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी शुरू की थी। और इसने सिर्फ जो विद्रोही होते थे उन्हें सिर्फ मौत के घाट उतारता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस लड़ाई में मेयों की पराजय हुई थी।
मेव अपनी पराजय को नहीं भूले थे। ये अपना इतिहास याद रखते हैं, सदियों का इतिहास इनका हमेशा मालूम रहता है, ये लोग याद करते रहते हैं। बहरहाल एक समय ऐसा आया 1260 का, जब उलुग खान यानी बलबन दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ जा रहा था अपनी सेना के साथ, तो मेव ने अपना पहली हार का बदला लेना चाहा। उन्होंने बलबन की सेना से कुछ ऊंट हाँक लाए, यानी कि अपनी तरफ लेके आ गए। हाँक लेके चुरा लेना भी एक तरह से हम कह सकते हैं, वहाँ से बहुत सारे ऊँटों को हाँक लाए, घेर लाए, चुरा के लेके आ गए। जब बलबन को ये बात खबर लगी कि इन्होंने ऐसा किया है, इनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो बलबन ने इन पर फिर से हमला करने का प्लान बनाया 1260 में। ये दूसरा हमला था, ये बहुत ही ज़बरदस्त हमला था। इसमें भी बताते हैं कि बलबन ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया था, जहाँ भी मेव को पाओ और उन्हें मार दो। 12,000 मेव इसमें शहीद हुए या इसमें मारे गए थे। और बहुत पूरी तरह से, जबकि तो बलबन ने ठान लिया था इनको पूरी तरह समाप्त ही कर देंगे, इनको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि 20 दिनों तक स्लॉटर चलता रहा, 20 दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। और इसके बाद जब 12,000 तकरीबन मेव इसमें मारे गए थे, तो मेव ने फिर से सरेंडर कर लिया। सरेंडर करने के बाद बाकायदा सिपाहियों पे इनाम था कि कौन कितने मेवों को पकड़ कर लाता है। एक एक मेव को पकड़ के लाने की कोशिश की गई, यानी कि तकरीबन 250 सरदार मेव के जो थे, जो चौधरी थे, जो जिम्मेदार थे, उनको पकड़ा गया। 250 लोगों को 142 घोड़े इकट्ठा किए गए, इनसे लिए गए। इसके अलावा 21 लाख सिल्वर टंका यानी चांदी की मोहरें 21 लाख वसूली गईं। ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि तकरीबन कॉटन के 60 बैग थे, बड़े बड़े बोरे थे, और उन बोरों में 35,000, हर एक बोरे में 35,000 सिल्वर टंका हुआ करता था। और इस तरह से इनको लेके ये सारे मलबे सारे सबको लेकर के, घोड़ों को लेकर के, सरदारों को लेकर के, सबको लेकर दिल्ली गया ये बलबन। और वहाँ पे बताते हैं कि जैसा कि इतिहासकारों का कहना है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जाता है तकरीबन 250 सरदार थे, उसमें ज़्यादातर लोगों के खाल खिंचवा ली गई थी, यानी कि सर से लेके पैर तक उनके खाल खिंचवा ली गई थी। बहरहाल ऐसा दर्दनाक हादसा था जिसे उस समय के क्रॉनिकलर कहते हैं, उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि ऐसी सज़ा उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। पहली बार ऐसा हुआ था जो मेवों को दमन करने का प्रयास किया गया था। इसके बाद बलबन शासक बन गया। बलबन नाम से उलुग खान चूंकि पहले का नाम था। शासक बनने के बाद फिर उसने महसूस किया कि मेव जिन्हें पूरी तरह वो समाप्त कर चुका था, वो फिर अपने फॉर्म में आ चुके हैं, उसी तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। उन्होंने अपना सरदार चुन लिया है, और वह उनका आतंक इतना बढ़ गया था कि दिल्ली के पश्चिमी हिस्से के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए जाते थे। उनकी डर से वेस्टर्न गेट्स जो थे मगरिब के टाइम पे बंद कर दिए जाते थे। यही नहीं, दिल्ली से निकलने वाले जाने वाले हर कारवां को, हर जो ट्रेडिंग कारवां था, व्यापार करने वाला होता था, या जैसे भी खजाने जो आते थे बाहर से, उन सबको ये लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि ज़ियाउद्दीन बर्नी कहता है कि वो जो वहाँ पे दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में एक सरे हाउस नाम का एक बहुत बड़ा ग्रांड्स वो था, सरोवर था, रिजर्वायर, जो बहुत बड़ा लार्ज रिजर्वायर था जिसे सरे हाउस कहा जाता था। वहाँ पर पानी भरने गए लोगों के कपड़े तक ये उतरवा लेते थे और लेडीज़ को भी नहीं छोड़ते थे। इस तरह से इनका डर
दिल्ली वासियों पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि दिल्ली के पास ही अब इनकी राजधानी थी, जिसे गढ़धामना कहा जाता है। याद रहे आप लोगों को कि पहली बार जब हमला किया था उस समय दिल्ली की राजधानी थी गढ़ अजान। दूसरी बार जब हमला किया था तो इनकी राजधानी थी इंदौर। याद रहे आप लोगों को कि इंदौर वो इंदौर नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि इंदौर एक छोटा सा गांव है जो पहाड़ों के आसपास बसा है, अरावली में, मेवात के, और वहाँ पर इसकी राजधानी हुआ करती थी इंदौर। तीसरी बार गढ़धामना थी। गढ़धामना महरौली के पास थी और ऐसा माना जाता है कि वहाँ का शासक काकू राणा था उस समय में। तो ये बहुत सारे इतिहासकार इस बात की पुष्टि नहीं करते कि काकू राणा ही वहाँ का था या बलबन का कंटेम्प्रेरी था। उसने गोत और पाल में बांटा तमाम सारे लोगों को, चौधरियों को, मेवों को, और उसने फिर बलबन से लड़ाई लड़ी। ज़बरदस्त लड़ाई थी ये। बहरहाल जो भी रहा हो, जो भी इनका सरदार रहा हो, लेकिन ये तीसरी लड़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई। इसके बारे में इतिहासकार बताते हैं तकरीबन 1 लाख मेव इसमें मारे गए थे, और इतना ही तकरीबन 1 लाख की क्षति दिल्ली सेना की भी हुई थी। इतनी बड़ी मारकाट, इतना बड़ा स्लॉटर दिल्ली के दरवाजे पर ऐसा चल रहा था, या मेहरौली के मैदान में ऐसा चल रहा था। इस तरह से एक बहुत बड़ा लेकिन आखिर में जीत तो बलबन की हुई। बलबन ने तब तक, जाहिर है पूरा मेवात मिलकर इसके मेव के बलबन के खिलाफ लड़ रहा था, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और इसमें इन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। डेफिनेटली ये इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, इनकी फ़ौजें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी, ये लोग ट्रेडिशनल हथियारों से हमला कर रहे थे। बलबन ने यहाँ पर पूरी तरह शांति स्थापित करने का मन बनाया। इसने तमाम सारे जंगलों को कटवा दिया। इसने जगह जगह फौजी पोस्ट, पुलिस पोस्ट स्थापित करवाए पूरे मेवात में, और वहाँ पर बहुत ही लड़ाकू जो माने जाते थे उस समय के अफ़गान सैनिकों को डिप्यूट किया कि तुम लोग यहाँ पे रहो, और एज ए पुलिस तुम्हारी निगरानी में पूरा मेवात रहेगा अगर कोई किसी मेव ने गड़बड़ करने की कोशिश की। और ये भी किया कि जो मेव हैं उन्हें खेती के काम में ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। कहने का मतलब है इनका दमन तो किया गया, लेकिन आखिर में एक मोरल सरेंडर बलबन का भी था, जिसने इस मेवात की तरक्की की बात की। उसने ये समझ लिया था कि इन्हें सताना, इन्हें मारना कोई हल नहीं है, बल्कि किसी काम में इन्हें एंगेज कर दो। उसने खेती में लगा दिया इनको कि ठीक है, हमने तुम्हारे जंगलों को साफ कर दिया है, अब तुम यहाँ पे खेती करो, और जो उससे पैदा होता है वो अनाज तुम खाओ, और इस तरह से सुखी जीवन व्यतीत करो। लड़ाई झगड़ा में, चोरी चकारी में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये था मेवों का वीरता का इतिहास, जिसका परिचय इन्होंने बलबन के समय में लाखों की जान माल गंवा करके, अपने जीवन भर की पूंजी को दांव पे लगा करके, अपनी एकता, अपनी अखंडता के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी, हर तरह का वो किया। आज हम देखते हैं लोग इनके देशभक्ति पर सवालिया निशान उठाते हैं, जो कहीं से भी सच नहीं है। मैं इनके बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज बस इतना ही। लेकिन ये मशवरा दूंगा, ये तमाम सारे लोगों को, तमाम सारी सत्ता को में बैठे लोगों को, समाज में बैठे लोगों को, न्यूज़ में बैठे लोगों को, न्यूज़ एंकरों को, कि ये जो मेव है, गांधी जी ने इन्हें रीढ़ की हड्डी बताया था। ये लोग इस देश के लिए एक बहुत बड़ी एसेट हैं, यह देश के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति है। अगर इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है तो अपने देश के लिए जान देने से कभी पीछे नहीं हटते। हमेशा अपनी जान की परवाह किए बगैर ये देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ते रहते हैं और सेवा भी करते रहते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।